नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें जुलाई के सेकेंड वीक के करंट अफेयर देखेंगे और इसमें ई दृष्टि प्लस घटना चक्र प्लस दैनिक जागरण और प्लस हिंदुस्तान की जो टोटल करंट अफेयर्स है उन सब की समरी है एक साथ। तो जुलाई के फर्स्ट वीक का हम देख चुके थे, सेकेंड वीक का इसमें चालू करेंगे सबसे। और प्लस इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसका हिंदी वाला जो वर्जन है उसकी मेन समरी है इसमें। तो ज्यादातर खबरें पीआईबी से ली गई हैं, पीआईबी वाली खबरें ही रिपब्लिश हो जाती हैं बाद में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि शहर अहमदाबाद को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मतलब कि इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी वो बनी है अहमदाबाद सिटी। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये बैठक हुई थी कराको में, पोलैंड में हुई थी। ये 8 जुलाई को घोषित किया गया है। और जो ये वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है उसकी 41th जो इनका सेशन हुआ था उसके दौरान ये निर्णय लिया गया। तो यूनेस्को के 41वें सत्र के दौरान विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया अहमदाबाद को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। और ये विश्व विरासत में शामिल होने वाला भारत का पहला बना है। मतलब इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। एशिया का थर्ड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। तो ठीक है, भारत का पहला और एशिया का थर्ड है ये। 3 सालों में पिछले अगर आप देखें तो भारत के निर्मित 5 जो हैं निर्मित विरासत स्थल, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत में शामिल किया गया है। अब देखिए भारत में अगर आप टोटल देखें तो 36 विश्व विरासत हो गई हैं और ये पीआईबी में लिखा हुआ है। जो पीआईबी में लिखा हुआ है वही मोस्ट ऑथेंटिक है और सबसे अपडेटेड फैक्ट यही है। तो अगर आप देखें तो भारत में इस समय 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है टोटल। अगर आप देखें जो इंस्क्रिप्शन है तो आप इसमें देख सकते हैं। ये 28 है इसमें सांस्कृतिक यानी कल्चरल, 7 है नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। तो टोटल इस समय भारत में 36 विश्व विरासतें हैं। ठीक है, इसमें भारत में अगर आप देखें तो एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में भारत का विश्व विरासत जो संपत्ति है उसमें दूसरा स्थान है, नंबर 1 पे है चाइना। और अगर आप देखें विश्व में तो विश्व में इसका स्थान है ये 7वां स्थान है। ये आप याद रख सकते हैं इसमें। और इसके बाद अगर आप देखें, देखिए अहमदाबाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए राजकुमार जी के नोट्स है, ये मैं इनका मेंशन करना भूल गया था। राजकुमार जी नोट्स बनाते हैं ये और उन्हीं का मैं कर रहा हूँ डिकोड। तो ये अहमदाबाद की जो स्थापना की गई थी 15वीं शताब्दी में की गई थी और किसने की थी? सुल्तान अहमद शाह ने की थी। और अहमदाबाद सिटी लोकेटेड है साबरमती जो रिवर है उसके ईस्ट पे लोकेटेड है इस अहमदाबाद सिटी। इससे पहले यूनेस्को की 40वीं बैठक हुई थी इस्तांबुल तुर्की में। और ये 41वीं वाली कहाँ पे हुई? ये पोलैंड में हुई, कराकोव में। ठीक है, क्राकोव करके है ये। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें आप देख सकते हैं। देखिए जैसे यूनेस्को ने जापान का एक है ओकिनोशिया जो आइलैंड है उसको भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। और इसमें सूची में अगर आप देखें तो जापान के जो टोटल कल्चरल और जो नेचुरल ये टोटल हो गए हैं इसमें विश्व विरासत धरोहर में, विश्व धरोहर में अब हो गए हैं टोटल 21। और ये ओकिनोशिया जो आइलैंड है कहाँ लोकेटेड है? जापान के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। ये क्यूश जो क्यूशू आइलैंड है उसमें लोकेटेड है। और ये दोनों के मध्य में है। मतलब जापान का क्यूशू है जो है और प्लस जो कोरिया का प्रायद्वीप है उसके ये मध्य में लोकेटेड है ओकिनोशिया। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ओकिनोशिया कहाँ का है? ये जापान का है। तो पहली न्यूज ये थी सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ये विंग्स 2017। इसमें जो रीजनल कनेक्टिविटी वाला इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसी से रिलेटेड है ये, कि इसमें सब उड़े सब जुड़े, ये जो रीजनल कनेक्टिविटी उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में हुआ। इसका पहला आयोजन किया गया विंग्स 2017 का 7 जुलाई को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो सिविल जो नागरिक उड्डयन ये प्रक्षेत्र में वर्ल्ड में 9वां इस समय सबसे बड़ा बाजार है सिविल एविएशन एरिया में। और 2020 तक ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये जो रीजनल एक्टिविटी कनेक्टिविटी जो स्कीम थी उड़ान जो उड़े देश का आम नागरिक उसी से रिलेटेड है ये, उसी से रिलेटेड विंग्स हुआ था 2017 नई दिल्ली में। देखिए आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसमें अब इसके प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्कीम आई है कि सरकार 3 साल के लिए इसमें कार्यक्रम जारी होगा।
और इसमें नवाचार और जो बौद्धिक संपदा है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसमें इंडिया को एक वर्ल्ड लीडर बनाने की ओर ये मेन इसका एम है। और इस योजना में करीबन 4,315 कार्यक्रम किए जाएंगे। और इसमें देखिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कोई प्रतिष्ठान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और प्लस जो छात्र हैं, उन सब में जितने भी लोग पढ़ते हैं, और प्लस जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आईपीआर के लिए अवेयर किया जाएगा कि उनको अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानना चाहिए, उसको रजिस्टर कराना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिया का सबसे बड़ा जो म्यूनिसिपलिटी बॉन्ड है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नगर पालिका बॉन्ड। इसका शुभारंभ ये कहाँ पे किया गया? ये लॉन्च किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी में किया है। और ये किसने किया है? कहाँ की नगर पालिका ने किया है? ये पुणे की किया है। पुणे की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने बीएससी में अपना लॉन्च किया है सबसे बड़ा इंडिया का नगर पालिका बॉन्ड। और ये पुणे में एक्चुअली जो जल आपूर्ति है, मतलब वाटर की जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, उसकी परियोजना के लिए भारत का सबसे बड़ा नगर पालिका बॉन्ड है। ठीक है। और ये पुणे, देखिए पुणे को वैसे भी स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स है, जो वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए परियोजना चल रही, उसके लिए किया गया है ये भारत का सबसे बड़ा नगर पालिका बॉन्ड। और ये किया है पुणे ने। देखिए मेन चीज याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा नगर पालिका बॉन्ड ये कहाँ पे किया है, किसने किया है? पुणे ने किया है, पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने। फिर नेक्स्ट है इसमें जो जीके की बात है, इसमें रांची जो मछली घर है, भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम है ये। मतलब इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम इज इन रांची। तो ये आप याद रख सकते हैं, रांची मछली घर है। और इसका उद्घाटन किसने किया? ये ओर मांझी है, ये यहाँ पे किया गया, ओर मांझी झारखंड में किया गया है। और ये भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान परिसर में है। और इसके अलावा जो कि पार्क के पास ही एक तितली पार्क भी विकसित किया जा रहा है। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्वेरियम ये कहाँ पे है? ये है ओर मांझी झारखंड में, रांची मछली घर। फिर नेक्स्ट है देखिए, देश की पहली सोलर, अगर आप देखें इसमें सौर संयंत्र वाली लौ अयस्क जो खान है, यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली जो ये माइनिंग है, ये आयरन माइनिंग है, ये ओर है, ये लौ अयस्क जो आयरन ओर माइनिंग वाली है, ये कहाँ पे? नोवा मुंडी खान है। तो नोवा मुंडी जो माइन है टाटा स्टील की, वो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड माइन हो गई। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जमशेदपुर में लोकेटेड है। 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का इसमें शुभारंभ किया गया है इसमें। और ये सोलर फोटोवोल्टाइक की करीबन 3,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगी। तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें कि इंडिया की पहली सोलर पावर्ड जो माइन है, आयरन और माइन है, वो कहाँ पे है? ये है नोवा मुंडी खान है। और ये टाटा स्टील की है ये, और जमशेदपुर में है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया की पहली सोलर पावर्ड आयरन और माइन। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है इसमें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। ये अगस्त में किया जाएगा इसका आयोजन, और ये होगा मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। मतलब इसकी थीम इस बार की है डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता। और फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर होंगी विद्या बालन। यही क्वेश्चन पूछा सकता है डायरेक्टली कि, और ये फिर से आ गई, मतलब पहले भी बन चुकी हैं ये। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की जो ब्रांड एम्बेसडर होंगी वो होंगी विद्या बालन। नेक्स्ट इसमें आप देखें अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि आवासीय स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने जो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो लड़कियां हैं, उनको, वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हैं एजुकेशनल, अगर आप देखें अभी तो भी, तो इसीलिए उनके लिए एक आवासीय स्कूल खोलने की योजना बनाई है। स्कूल में 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं होंगी पूरी। और इसमें एससी कैटेगरी की जो लड़कियां होंगी उनके लिए आरक्षण होगा, मतलब उनके लिए रिजर्वेशन होगा इसमें 70%। और बाकी जो सीट है वो अन्य जो कैटेगरीज हैं उनमें जो बीपीएल परिवार हैं उनको दिया जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं कि मतलब एससी जो कैटेगरी की लड़कियां हैं उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। बेसिक पर्पस वही कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्पावर करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ मोड़ना। 6 से 12 तक होगा उसमें क्लासेस। और इसमें एससी के लिए रिजर्वेशन होगा 70% होगा। बाकी जो कैटेगरी की
जितनी भी जो बीपीएल वाली फैमिलीज हैं उनमें 30% होगा। बाकी देखिए ये नया इंडिया में एंटी हाईजैकिंग कानून आ चुका है, एंटी हाईजैकिंग लॉ आ चुका है। देश का नया विमान अपहरण विरोधी कानून आ चुका है, 2016 में आया है इफेक्ट में। एंटी हाईजैकिंग एक्ट देखिए 1999 में जो एक कांधार में पाकिस्तान के लोगों ने ये एक इंडियन एयरलाइंस का जो कर लिया था, ये अपहरण कर लिया था, उसमें फिर जो 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मांगा गया था रिटर्न में, उसी के बाद फिर ये और ज़्यादा इसमें कड़े कानून कर दिए गए हैं, कड़े प्रावधान। तो इससे अगर आप देखें तो ये अभी प्रभाव में आ गया। एंटी हाईजैकिंग जो एक्ट है ये सरकारी अधिसूचना के बाद लागू हुआ है, और ये किसी भी व्यक्ति को मौत की अगर मतलब अगर किसी ने कोई हाईजैक किया प्लेन और उसमें किसी की मौत हो गई तो उसको मृत्युदंड मिलेगा, जिसने भी किया ऐसा। 2016 का जो विमान अपहरण विरोधी कानून है ये 1982 के जो पुराने कानून है उसको रिप्लेस करेगा, और विमान अपहरण के अन्य मामलों में दोषी के जो अधिकार वाली चल अचल मतलब जितना भी जो दोषी किया जाएगा उसको, अगर उसने उसकी वजह से किसी की डेथ हुई तो उसको डेथ भी मिलेगी, और दूसरी बात उसको जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, और प्लस जो अगर कुछ माइनर केसेस होंगे उसमें उम्र कैद और जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट है इसमें ये कैलाश सत्यार्थी को तो आप जानते ही होंगे। कैलाश सत्यार्थी वो इंडिया से नोबेल के जो विनर हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया है सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत, यानी कि सेव चाइल्डहुड सेव इंडिया, ये चलाया है कैलाश सत्यार्थी ने। और इसमें इंडिया में जितने भी जो यौन शोषण के अपराध बढ़ रहे हैं उसमें इंडिया से जितने भी जो धर्मगुरु हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको साथ मिलकर कैसे ये जो एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, तस्करी जिसे रोकनी, ट्रैफिकिंग कैसे रोकनी है, और जो बच्चों के खिलाफ ये जितना भी वायलेंस बढ़ता जा रहा है उसको कैसे रोकना है, कि ताकि आप चाइल्डहुड सेव कर सकें। इसीलिए इंडिया तभी सेव होगा। तो ये आप इसे ये पूछा जा सकता है कि सेव चाइल्डहुड सेव इंडिया यानी कि सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत अभियान किसने चलाया? तो ये कैलाश सत्यार्थी ने चलाया, और रिलीजियस लीडर्स को के साथ मिल के चलाया है ये। नेक्स्ट है इसमें देखिए आईपीआर के बारे में मैंने बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है। पिछले 2016 में एक आईपीआर पॉलिसी भी लाई गई थी। अब इसीलिए कि क्रिएटिव इंडिया इनोवेटिव इंडिया ये चालू किया है कि आईपीआर के लिए अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। और देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आईपीआर पॉलिसी है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। पहली बात तो ये आती है डीआईपीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड, ये वाला जो डिपार्टमेंट है, तो ये आप याद रख सकते हैं डीआईपीपी के अंडर में आती है। और डीआईपीपी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल। तो ये जो आईपीआर वाली पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है, डीआईपीपी डिपार्टमेंट के अंडर। और इसमें ये आईपीआर की एक पॉलिसी भी आई थी 2016 की, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आईपीआर पॉलिसी 2016 की ट्रिक्स भी बता रखी हैं कैसे याद करना है उसको। योजना का उद्देश्य मैंने आपको बताया था पहले भी, जितने भी आईपीआर के जो स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना कुछ इनोवेटिव करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, उनमें जैसे स्टूडेंट हो गए, राइटर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, जो यूथ हो गए, जितने भी जो नए लोग जो रिसर्चर्स होते हैं उनको, और जो जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, सबके बीच में आईपीआर अवेयरनेस बढ़ानी कि आप अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको रजिस्टर कराइए। नेक्स्ट है इसमें एसबीआई ने नेपाल में 2 प्रमुख इनिशिएटिव लिए हैं। पहला तो एसबीआई इन टच है, एसबीआई इन टच, इसके जरिए कि तो ये है कि सेविंग वहाँ पे ऑफर किया जाएगा और कई सारे प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे नेपाल के लोगों के लिए। दूसरा इसमें ये है कि एक डिजिटल ये नेपाल स्टेट बैंक की एक डिजिटल पहल है, उसके तहत नेपाल के गांव को गोद दिया जाएगा, कई सारे उसमें प्रोग्राम चलाए जाएंगे डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम था ये। देखिए इस बार अगर आप देखें तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इंडिया में चालू हुए थे 1992 में चालू हुए थे करीब, और इसीलिए अब इनके जो जब ये फाउंडेशन हुई थी उससे 25 साल पूरे हो चुके हैं। रजत जयंती मना रहा है, यानी कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, और ये स्थापना मतलब 1992 में लाए गए थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप एग्जिस्टेंस में आए थे इंडिया में, और नाबार्ड का ये था 36th स्थापना दिवस। नाबार्ड के फाउंडेशन के 36 साल पूरे हो चुके हैं। उसी के जरिए उसी के दिन ये इसीलिए एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम की 25वीं जयंती मनाई गई, 25वीं वर्षगांठ बनाई गई, समझ लीजिए रजत जयंती मनाई गई। तो ये है इसमें ये याद रखते हैं। मेन फैक्ट ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो
इंडिया में एग्जिस्टेंस में आए थे 1992 में आए थे, और इस बार नाबार्ड की 36वीं फाउंडेशन दिवस का मतलब 36वां स्थापना दिवस था इस बार। ये एक चीज थी न्यूज में, स्पिनट्रॉनिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है उसको आप यूज करके कंप्यूटर और जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आप स्पीड मनचाही गति दे सकते हैं, और प्लस उसमें स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपका ये जरूर याद रखें कि स्पिनट्रॉनिक्स है क्या, इसके लिए काफ़ी डेवलपमेंट आए थे। इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड को यूज करके आप कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, प्लस जो उसकी कैपेसिटी है स्टोरेज वाली वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिएरा ओडिसी इमारत, ये पूरी वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची ग्रीन रेटिंग इमारत बन गई। और दूसरी बात ये सबसे खास है कि ये इंडिया में है, कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर में जो एक इमारत है सिएरा ओडिसी इमारत, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची ग्रीन रेटिंग इमारत, मतलब कि इको फ्रेंडली इमारत हो गई है ये। और इसको ये घोषित किसने किया है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किया है ये। इस इमारत में अगर आप देखें तो एक ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है, अमॉर्फस सिलिकॉन थिन बिल्डिंग वॉर्टेक। तो इस टेक्निक का यूज किया गया है सिएरा ओडिसी इमारत में, अमॉर्फस सिलिकॉन थिन बिल्डिंग वॉर्टेक का यूज किया गया, और ये दुनिया की सबसे ऊंची ग्रीन रेटिंग वाली इमारत बन गई है। इंडिया की है ये, इंडिया में है ये, कोयम्बटूर में। ये फोटो वोल्टेक में ये अमोर्फस सिलिकॉन थिन बिल्डिंग ये वॉटेक है, ये क्या करता है, ये फोटो वोल्टेक मॉड्यूल प्रति वॉट कम करता है, और मतलब कुल मिला के इफिशियंट होता है काफ़ी ज़्यादा। ये इको फ्रेंडली है इमारत, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अंगुल में ये एल्यूमिनियम पार्क की स्थापना की गई है। ये कहाँ पे, देखिए बनाया किसने, नाल्को ने, यानी कि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी, आप समझ सकते हैं इसमें, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। और ये किया है उड़ीसा औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कॉरपोरेशन से हुआ है, ये उड़ीसा में लगाई जाएगी ये। देखिए उड़ीसा अगर आप देखें तो उड़ीसा इस भारत में जितनी भी स्मेल्टिंग होती है, स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसके ये और, अगर आप और को फाइन करते हैं तो उसी में एक प्रोसेस है स्मेल्टिंग। तो इंडिया में जितनी भी स्मेल्टिंग होती है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उड़ीसा की तरफ से 54% का। और ये जो एल्यूमिनियम पार्क बनाया गया है ये अंगुल में, अंगुल एल्यूमिनियम पार्क है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि ये जो है ये स्मेल्टर से सीधे ये जो मेल्टेड जो एल्यूमिनियम होगा उसको डायरेक्टली आप प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है इसमें KMRL, ये एक्सिस बैंक ने मिलके कोची जो मेट्रो है उसके साथ एक कार्ड लॉन्च किया है। और इसमें ये भारत का पहला ऐसा वॉलेट होगा जिसमें जो कि ओपन लूप मेट्रो कार्ड है, मतलब इस मेट्रो कार्ड से आप यात्रा भी कर सकते हैं, और प्लस इसको डेबिट कार्ड के तौर पे और भी इसके यूजेस कर सकते हैं, और शॉपिंग वॉपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट थी, शहरी विकास मंत्रालय, और मिनिस्ट्री जो MHUPA थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और अब बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। तो ये आप याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वर्क ये बना दिया गया है। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ये आप याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और MHUPA को बना के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड, ये क्या बोलेंगे इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वर्क मिनिस्ट्री बना दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। बायो सेंसर भी काफ़ी न्यूज़ में था, ये साइंस की न्यूज़ है, कई जगह इसका यूज़ होता है। अगर आप देखें तो ये अभी नया इसका यूज़ हो गया है कि मतलब इसका ये BP मेज़र करने में, ब्लड पल्स ये सब मेज़र करने में अब ये नया यूज़ हो गया है कि डेंगू है कि नहीं ये बता देगा 20 मिनट में। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये वाली देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री MHUPA को अब ये मर्ज करके बनाया गया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है इसमें सरस्वती, ये अभी भारतीय जो साइंटिस्ट, इंडिया के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खोजा है। गैलेक्सी का पूरा ग्रुप है ये, और ये भारतीय जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं उन्होंने आकाश गंगाओं का बहुत बड़ा समूह, मतलब सुपर क्लस्टर इसको बोला गया है। तो ये याद रख सकते हैं कि सरस्वती ये एक सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है ये, इसका नाम सरस्वती रखा गया है। और ये जानकारी दी थी किसने, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने। तो ये आप याद रख सकते हैं, सुपर क्लस्टर जो गैलेक्सी को खोजा गया उसका नाम दिया गया सरस्वती। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी जो सरकार पर भरोसा, मतलब कि ट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट वाली एक रिपोर्ट आई है पूरी दुनिया में, उसमें ये फोर्स मैगजीन ने जारी की है।
15 देशों ने अगर आप इसमें पार्टिसिपेट किया तो, और इंडिया नंबर 1 पे है। मतलब इंडिया में करीबन 73%, ये 75% नहीं, यहाँ पे करीब 73% ऐसे भारतीय हैं जो अपनी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसी पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे टर्की है, और इसमें लास्ट में है ग्रीस, यानी कि यहाँ सिर्फ 15% लोग, 13% लोग करते हैं सिर्फ भरोसा अपनी गवर्नमेंट में। तो इंडिया की गवर्नमेंट पे करीबन 73% इंडियंस भरोसा करते हैं। अब जो क्रिटिक्स होंगे वो लोग भले ही कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है ये, और ये भी बोल सकते हैं कि बायस्ड रिपोर्ट है। लेकिन जैसे अभी जो ये सब इस पे बेस्ड है, देखिए अभी जो लेटेस्ट जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें भी बीजेपी जीती है और एनडीए गवर्नमेंट जीती है। मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी वो भी बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से है ये। बाकी मैं कोई इसमें वो नहीं हूँ किसी का भी, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, आपको ये याद रखनी चाहिए लेकिन ये, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट है इसमें जीएसटी रेट्स फाउंडर ऐप है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया है, ताकि जो जीएसटी के बाद रेट्स होंगे उनको आपको जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट इसमें ज़रूरी है ये मलेरिया एलिमिनेशन वाला, ये के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति योजना का शुभारंभ किया गया। मेन चीज़ इसमें ये कि मलेरिया को एलिमिनेट किया जाएगा और इसके लिए एक प्लान बनाया गया 2017 से लेकर 22 तक। फाइनल टारगेट इसका क्या है, एनएफएमई का, यानी कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, 2030 तक भारत से मलेरिया का संपूर्ण उन्मूलन करना है। देखिए मलेरिया, अगर आप देखें तो मलेरिया इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और करीबन साउथ एशिया में जितने भी मलेरिया के केसेस होते हैं उसमें से 70% तो इंडिया में ही होते हैं। तो ये बड़ी बात है, और इसीलिए अब अगले 5 सालों में 2017 से 22 तक पूरा ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, कैसे आपको मलेरिया से बचना है, क्या क्या करना है, सब कुछ इसमें बताया जाएगा, ताकि मलेरिया इंडिया से एलिमिनेट हो सके 2030 तक। नेक्स्ट है इसमें दस्तक अभियान शुरुआत किया गया है, ये मध्य प्रदेश में किया है। मेन इसमें यह कि माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है, और एमपी देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पे बच्चों में जो कुपोषण है यानी कि माल न्यूट्रिशन है उसको समाप्त करने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है। तो दस्तक अभियान, ये आप याद रख सकते हैं, दस्तक अभियान इज रिलेटेड टू एंडिंग ऑफ, ये आप याद रख सकते हैं कि दस्तक अभियान इज रिलेटेड टू एलिमिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन इन एमपी। तो कुपोषण को समाप्त करने के लिए एमपी में चलाया गया है दस्तक अभियान। नेक्स्ट है इसमें इसरो ने एक ये एंटीना टर्मिनल प्रणाली का शुभारंभ किया है, इनॉग्रेशन किया। मतलब एंटीना टर्मिनल प्रणाली क्या करेगी कि जितने भी ये क्या करेगी, ये टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, इसमें IRTRAC आइस ट्रैक होगा ये। इसने अंतरिक्ष में जितने भी जो सैटेलाइट्स होते हैं प्लस जो अंतरिक्ष की गतिविधियां हैं उनकी निगरानी करने के लिए ये एंटीना टर्मिनल प्रणाली लॉन्च की है, और इसमें जहाज के सहारे समुद्र में ये तैनात की जाएगी, ओशन में के बीच में की जाएगी। और ये वैसे तो बहुत महंगी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है ये, लेकिन इसमें मेन चीज़ होगी कि जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं और जो यूनिवर्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी ट्रैकिंग करेगी ये। तो एंटीना ये टर्मिनल प्रणाली स्टार्ट की है। देखिए नेक्स्ट है इसमें 2026 तक, ये इसमें एक रिपोर्ट आई थी और ये कई जगह दी हुई है। वैसे तो इंडिया अभी भी मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। 2026 तक पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, हम चाइना को ये सरपास कर देंगे, हम नंबर 1 बन जाएंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन में। ये एक रिपोर्ट फिर भी जारी की है OECD ने, और इसमें बोला गया कि दुग्ध यानी कि इंडिया मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाएगा। अभी भी है वैसे, गेहूं का भी बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और ये दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा करीबन 49%। इंडिया देखिए ओवरऑल जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन में अभी भी नंबर 1 पे है, लेकिन काऊ मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे नहीं है, उसमें US है। और ये बताया गया है कि 2026 तक यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन सेकंड नंबर पे रहेगा, और गेहूं प्रोडक्शन के मामले में 11% बढ़ेगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ग्रोथ होंगी। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रपति ने, प्रणब मुखर्जी जी ने डिजिटल एजुकेशन यानी कि शिक्षा के ऊपर 3 डिजिटल ये इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहले तो स्वयं लिया था, ये एक स्वयं प्रभा लिया था, और एक नेशनल एकेडमिक ये डिपॉजिटरी ये बनाया गया है। देखिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, इसमें ये कि आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं, जो डिग्रीज हैं, उसमें इनको डिपॉजिट कर लिया जाएगा, ताकि जो डिजिटल वो हो सकें सब। और उनकी जो फोर्जरी करते हैं, कई सारे लोग फोर्जरी करके बड़ी बड़ी पोस्ट पा लेते हैं, तो उसको रोका जा सके। ये फोर्जरी को रोकने के लिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। और 2020 तक अगर आप देखें तो ये उच्च शिक्षा में जो हमारा ये अनुपात होता है, ये सकल नामांकन अनुपात होता है, रेशियो होता है, 24.5% से बढ़ा के 30% तक करना है।
स्वयं पोर्टल लॉन्च किया था 9 जुलाई को नई दिल्ली में, और इसमें कोई जो स्टूडेंट है कहीं भी बैठ कर वो ऑनलाइन मतलब वो कर सकता है, जो बेस्ट टीचर को सिलेक्ट करके, और प्लस उनसे जो उनके सिलेबस है और इवन जो फ्री में डिजिटल कंटेंट है उनको भी डाउनलोड कर सकता है। तो स्वयं प्रभा और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये तीनों ही डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया अहमदाबाद को 41वीं बैठक में, और इंडिया का पहला वर्ल्ड रजिस्टर्ड सिटी बना है ये अहमदाबाद। फिर नेक्स्ट है पहला गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र, ये कहाँ खोला जाएगा? हैदराबाद में खोला जाएगा। देखिए इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। तो पहला इंडिया का पहला गरीब नवाज कौशल विकास केंद्र हैदराबाद में खोला जाएगा। नेक्स्ट है इसमें पॉलीगोनम नाम का ये झाड़ीनुमा जो ये फ्लावर है, ये पाया जाता है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट है इंडिया का पहला जो TISC है यानी कि प्रौद्योगिक और नवाचार केंद्र है, ये खोला जाएगा कहाँ पे? पंजाब में। तो ये आप याद रख सकते हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है ये। तो ये आप याद रख सकते हैं, पहला जो ये प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र TISC, ये पंजाब में खोला जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का साउथ एशिया में एक रीजनल जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया, वो वाराणसी में किया गया। और ये ईस्ट इंडिया का चावल अनुसंधान का ये पहला इंटरनेशनल सेंटर होगा। ये बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो ये परिसर में किया जाएगा, जो आप देखें सीड वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंडर किया जाएगा ये। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपना पहला साउथ एशिया में रीजनल सेंटर खोलेगा वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भीड़ प्रबंधन के बारे में, राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ ये। नेक्स्ट है इसमें राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का सम्मेलन, ये भोपाल में हुआ MP में। नेक्स्ट है देश भर में सभी, देखिए जो पतंग उड़ाते हैं उनको मांझे का यूज़ करना पड़ता है, मंजा बोलते हैं उसको। तो इसमें देश भर में जितने भी मांझे हैं सभी पर रोक लगा दी NGT ने, नायलॉन पे भी और प्लस और भी जो सिंथेटिक मटेरियल से बनते हैं। ज़्यादातर देखिए जो मांझे हैं वो इंडिया में चाइना से आते हैं, और उस पर काफ़ी ज़्यादा ये डेंजरस होता है, उसमें डेंजरस लगे होते हैं वो केमिकल्स, तो वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, तो इसलिए। नेक्स्ट है NGT की अभी एक रिपोर्ट आई और उसमें बोला गया है कि गंगा और प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं उन पे अभी तक 1986 से लेके ये एक्चुअली ये केंद्र सरकार ने रिपोर्ट जारी की है। केंद्र सरकार ने बोला है कि अभी तक देखिए 6,800 करोड़ रुपए कुछ दिए गए हैं, उसमें से 4,800 करोड़ रुपए खर्चे हो गए, और ये 1986 में जब राजीव गांधी जी थे तब से चालू हुई थी गंगा की क्लीनिंग, लेकिन आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर पाई। वेरियस बहुत सारी गवर्नमेंट आई हैं, कांग्रेस भी आई है, BJP भी आई है, वो मिक्स भी आई है, लेकिन जनता दल भी आई, सब लोग, लेकिन कोई कर नहीं पाया आज तक गंगा की क्लीनिंग, ये वाली चीज़ है इसमें। नेक्स्ट है उड़ीसा का AFI-IAF हाई परफॉर्मेंस एकेडमी भुवनेश्वर में की जाएगी। पहाड़ी गांधी नाम से लोकप्रिय है ये बाबा काशीराम, और हिमाचल प्रदेश ने इनकी 135वीं जयंती मनाई जाएगी, इसीलिए उनके घर को अधिग्रहण करके और उसको एक स्मारक में बदला जाएगा। तो ये इसमें आप याद रख सकते हैं कि पहाड़ी गांधी किसको बोलते हैं? बाबा काशीराम को बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें सर्वे ऑफ इंडिया के गठन के कितने साल पूरे हो गए? 250 साल पूरे हो गए हैं, और ये 1767 में बना था ये, देहरादून में है इसका हेडक्वार्टर, और इसीलिए स्मारक टिकट भी जारी किया गया है। नेक्स्ट है इसमें पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, ये कहाँ पे लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में 13 जिलों में। नेक्स्ट है देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये NGT का एक आदेश है, उसमें ये बोला गया है कि गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे पे आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, और इवन 500 मीटर तक आप कोई भी कूड़े की डंपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, 100 मीटर के दायरे तक नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया गया है दोनों तरफ, और 500 मीटर तक आप कोई भी कूड़ा डंप नहीं कर सकते हैं, कूड़ा नहीं डाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें चिकित्सा के अधिकारी उनकी रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ा के 65 कर दिया। नेक्स्ट है जाति पंचायतों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ कानून बनाया गया, किसने? महाराष्ट्र ने बनाया है। नेक्स्ट है ऑनलाइन, देखिए रमी जो कार्ड गेम है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यूथ बहुत उसमें खेलने लगे, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई है तेलंगाना गवर्नमेंट, और ये इन्होंने एक इसमें एक्ट है उसमें बोला गया है, उसमें रमी को इंक्लूड कर दिया गया, और उसमें ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बैन है, वो पनिशेबल है, वो पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट इसमें है जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ख़त्म करके अब राज्य स्तरीय सरकारी
सहकारी बैंक बनाने का निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ ने। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये शुगर पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 40% से 50% कर दी कि डोमेस्टिक वाले लोग जो है वो उनकी शुगर उनकी मतलब शुगर खरीदी जा सके, और सब लोग इम्पोर्ट बाहर में काफ़ी ज़्यादा चाइना एक्चुअली ये शुगर के प्राइसेस काफ़ी गिरे हैं, तो बाहर से जैसे ब्राज़ील और बड़ा प्रोड्यूसर है वहाँ से पूरा इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है, तो इसीलिए इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी तो थोड़ा इम्पोर्ट को कर्ब किया जा सके, रोका जा सके, और जो डोमेस्टिक हमारे प्रोड्यूसर है उनकी चीनी बिके। नेक्स्ट है इसमें सरकार ने टैक्स भरने वालों के लिए एक ई प्लेटफॉर्म जारी किया है, उसका नाम है आयकर सेतु। तो ये इनकम टैक्स भरने की प्रोसेस को और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। फिर 2017 में 8 करोड़ पौधे कौन लगाएगा? छत्तीसगढ़, ये इसने निर्णय लिया है। तो ये पूछा सकता है किस स्टेट ने 8 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया है वर्ष 2017 में। नेक्स्ट है इसमें महाराष्ट्र की जो लोन वेवर स्कीम है उसके तहत एक कमेटी बनी, उसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? सुभाष देशमुख। नेक्स्ट है बीफ डिटेक्शन किट, ये डेवलप किए किसने? महाराष्ट्र फॉरेंसिक साइंस लैब ने। देखिए मेन चीज़ है कि आजकल बहुत सारे इंसिडेंट जो हो रहे हैं, बीफ का मतलब तो होता है उसमें काऊ भी होती है, बफेलो भी होती है, लेकिन जो आजकल जैसे चर्चा में रहता है कि लोगों को लगता है कि वो गौ का मांस खा रहा है, काऊ का ये मीट खा रहा है, तो इसीलिए कई सारे लोग मॉब लिंचिंग कर देते हैं, भीड़ अटैक कर देती है। उसी को रोकने के लिए और ये बीफ डिटेक्शन किट बनाई गई ताकि आधे घंटे में ये पता लगा लेगी कि ये इसमें काऊ का मीट है कि नहीं है, और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये। नेक्स्ट है इसमें हरियाणा राज्य की 437 गौशालाओं में अब बायोगैस प्लांट है वो लगाए जाएंगे, पीपीपी इसमें मॉडल अपनाया गया है। नेक्स्ट है इसमें ये जो सशस्त्र सीमा बल है जो भूटान और नेपाल की बाउंड्री को बॉर्डर करती है, मतलब ये गार्ड करती है, तो नेपाल और भूटान की जो इंडिया से बाउंड्री वहाँ पे लगी रहती है सशस्त्र सीमा बल, और इनकी पहली इंटेलिजेंस ब्रांच अब बन जाएगी। तो अपनी पहली खुफिया शाखा बनाने की मंजूरी किसने प्राप्त की है? सशस्त्र सीमा बल ने, जो नेपाल और भूटान की बाउंड्री पे गार्ड करती है। देखिए अब आधार कार्ड और बैंक जो अकाउंट है वो जुड़ चुके हैं, और ये कितने हो चुके हैं इंडिया में टोटल जो बैंक अकाउंट है 110 करोड़ है, उसमें से 67 करोड़ यानी कि 67 करोड़ अब आधार लिंक्ड हैं। तो इंडिया में टोटल बैंक अकाउंट कितने? 110 करोड़ है। इंडिया की आबादी अभी बोलते हैं 130 करोड़ के आसपास है, और इंडिया में अभी आधार से लिंक कितने? 67 करोड़ है। नेक्स्ट है एसबीआई ने 1000 तक के जो फंड ट्रांसफर है उस पर कोई भी शुल्क माफ़ कर दिया है। भारत बांग्लादेश पुल का निर्माण करेंगे मिजोरम सीमा पर। नेक्स्ट है इसमें अगर आप देखें ये यूथ कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने अब 11 बार स्लम युवा दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करना प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में भी अब मेट्रो रेल आएगी, और ये देहरादून से हरिद्वार के बीच में चलाई जाएगी। देखिए ये जीएसटीएन के जो डेटा है उसको आप जो ये रोजगार ये एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नीति आयोग ने बोला है ये। भारतीय रेलवे से संबंधित कुछ फैक्ट हैं इसमें। देखिए नई दिल्ली से लेकर जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन बना है, ये आप देखें तो सौर ऊर्जा मिशन के तहत रेलवे की पहली सोलर पावर लोकल ट्रेन है, मतलब इंडिया फर्स्ट सोलर पावर लोकल ट्रेन। ये कहाँ पे स्टार्ट हुई? ये सराय रोहिला स्टेशन दिल्ली से फारूक नगर स्टेशन हरियाणा तक चलेगी। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये इंडिया की पहली सोलर पावर लोकल ट्रेन है ये। फिर रेलवे ने एक ऑपरेशन स्वर्ण चालू किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने, और इसमें जो बेसिक पर्पज़ ये है कि जो इंडिया की जैसे राजधानी है और शताब्दी है, उस जो प्रीमियम ट्रेन है इंडिया की, उसमें जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसमें सेवा सुधार किया जाएगा ऑपरेशन स्वर्ण के तहत। और पहले चरण में मतलब कुल मिला के ये रेलवे फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जो लोग शिकायत करते हैं जैसे ये राजधानी और शताब्दी में बहुत गंदगी रहती है, खाना बहुत घटिया मिलता है, तो ये सब चीज़ें सुधारी जाएंगी कुल मिला के। पहला स्टेज होगी इसकी मुंबई दिल्ली की राजधानी उसमें, फिर मुंबई अहमदाबाद शताब्दी को अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो वर्ल्ड पैरामीटर्स हैं उस पर देश के अब 10 जो रेलवे स्टेशन है उनका फिर से पुनर्विकास किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उसके लिए समझौता हुआ है किसमें? आरएलडीए के बीच में और एनबीसीसी के बीच में, और इसके तहत रेलवे जो भूमि है उसको कॉमर्शियल यूज़ भी किया जाएगा। और रेलवे ने अब बोला है कि निजी कंपनियां, प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी एजेंसी, ये लोग मिल के 403 स्टेशन को
का पुनर्विकास करेंगी, रीडेवलपमेंट करेंगी, फिर से उसको मॉडर्नाइज करेंगी, ये आप बोल सकते हैं इसमें। लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री ने, रेल मंत्री ने रेल क्लाउड अभी स्टार्ट किया है, मतलब आईटी से रिलेटेड इनिशिएटिव है ये, और उसमें आपात जो स्थिति इमरजेंसी में कैशलेस इलाज योजना ये बनाई गई है। और इसके देखें तो रेलवे क्लाउड एक तरह से आईटी इनिशिएटिव, और इसमें शिकायत जो पोर्टल है उसको रेलवे क्लाउड पर ये पहला आईटी एप्लीकेशन आया है ये। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माटुंगा ये देश का पहला लेडीज स्पेशल ट्रेन है पूरी यहाँ पे, सॉरी लेडीज स्पेशल स्टेशन है। तो ये सेंट्रल रेलवे में है माटुंगा, और यहाँ पे सिर्फ महिला कर्मचारी ही तैनात किए गए हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं कि देश का पहला लेडीज स्पेशल स्टेशन कहाँ पे है, सेंट्रल रेलवे में माटुंगा जगह पे है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंटरनेशनल न्यूज़ है कुछ, और इसमें परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक संधि की गई है, मतलब ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर ये वेपन्स है ये। लेकिन मेन इसमें है कि ये इफेक्ट में नहीं आ पाएगी। 122 देशों ने इसको अपना तो लिया है, लेकिन जो मेजर कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उन लोगों ने बोला है कि ये जो इस समय की दुनिया की रियलिटी इसको नहीं देख रहे हैं ये लोग, और इसीलिए 8 देशों ने इसका बहिष्कार किया है, जैसे रशिया ने, अमेरिका ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, चाइना ने, भारत ने। इसका विरोध भी किया है नीदरलैंड ने, और फिर ये अनुपस्थित देश रहा सिंगापुर। और मतलब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ गई है। लेकिन इससे पहले कोई भी न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर हथियार होते हैं उसके लिए कोई ट्रीटी नहीं थी। वर्ल्ड वेपन जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, केमिकल के लिए थी, बायोलॉजिकल के लिए थी, अब ये न्यूक्लियर के लिए भी हो गई है। नेक्स्ट है इसमें वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट पर हाई कोर्ट से एक हमला कर दिया था, वहाँ पे बोल रहे हैं कि कू है ये। तो ये वेनेजुएला का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि वर्ल्ड में पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वेनेजुएला में ही है। राष्ट्रपति इस समय निकोलस मादुरो है, राजधानी काराकस है। नेक्स्ट है इसमें रडार बनाएगा। रडार ये गूगल का है, और इसकी मदद से अब तैयार हो रहा है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि खबरें लिखेगा। तो रडार सॉफ्टवेयर ये पूछा सकता है कि कौन बना रहा है, किस कंपनी का ये इनिशिएटिव है, ये है गूगल का। रडार सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, और इसका रडार का मतलब है रिपोर्ट्स एंड डेटा इन रोबोट्स। ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो लोकल जो ये सब हैं, उन सब लोकल सोर्सेज हैं, उनसे लेके खबर तैयार करेगा। और इसमें मंथ में करीबन 30,000 खबरें तैयार की जा सकेंगी। और इसमें सॉफ्टवेयर में जितने भी जो सेक्शंस होते हैं, जैसे क्राइम हो गया, हेल्थ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनसे जुड़े समाचार लाए जाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर परियोजना स्टार्ट कब होगी, 2018 में। तो रडार ये गूगल का इनिशिएटिव है, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जो खबरें लिखेगा, ये आप याद रख सकते हैं। बुल्गारिया सैट-1 ये बुल्गारिया का पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सेटेलाइट है ये। नेक्स्ट है ये EBLM J0555 और -57AB, ये अब तक का सबसे छोटा तारा है, इसकी खोज की गई। ये नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं कि क्या है ये, लेटेस्ट अभी ये खोजा गया, और ये पूछ सकते हैं कि ये है क्या ये। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि EBLM J055557AB ये एक अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट स्टार है। ये ब्रिटेन ने खोजा है इसके, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने। और ये तारा शनि ग्रह से थोड़ा सा बड़ा है, ये पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स दूर है ये। नेक्स्ट है इसमें ये आइसबर्ग एक है, ये लॉर्सन सी, ये अंटार्कटिका का चौथा सबसे बड़ा हिमखंड है। ये आइसबर्ग टूटा है अभी लेटेस्टली। तो लॉर्सन सी ये क्या है, अंटार्कटिका का चौथा सबसे बड़ा हिमखंड है। नासा का जूनो जो कि जुपिटर के लिए किया गया था, वो वहाँ लाल धब्बों तक यानी कि रेड स्पॉट तक पहुँच गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन में एक पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया। ये एक्चुअली जितनी भी न्यूज़ है, एक बार 2008 में भी यूएस का एक बंदा था, मतलब वो ये लोग पहले क्या करें, ये पहले पैदा तो हुए थे एज ए गर्ली, फिर उन्होंने अपना सेक्स चेंज करा के मेल बन गए, और फिर इन्होंने बर्थ दे दिया। तो बोल रहे हैं कि अब ये पुरुष ने बच्चे को जन्म दिया। तो नेचर से खेल रहे हैं ये लोग। और मतलब जैसे सबसे पहले अगर ये बोला जाए ऑफिशियल रिकॉर्ड में, तो यूएस ऐसा कंट्री था जिसके कैटी थॉम्स करके एक बंदा था, बंदी थी वो पहले, फिर वो बंदा बना, और फिर उसने ये बच्चे को जन्म दिया। और अभी ब्रिटेन का पहला ऐसा बन गया है ये हेडन क्रॉस। तो ये पहले मतलब पैदा तो एज ए लेडी ही हुआ था, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है। फिर मटामा ये है, ये महोत्सव मनाया जाता है, जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। ये उन लोगों के सम्मान में आयोजित किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो ये आप याद रख सकते हैं, मटामा फेस्टिवल जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें
नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बोला है कि अब पृथ्वी अपने छठे व्यापक विनाश युग की ओर है और इसीलिए जीव भी खत्म होते जा रहे हैं। अगले कुछ सालों में 75% जीव खत्म होते जाएंगे। और ये शोध किया है ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक जर्नल ने। ऐसे बहुत सारे शोध आते रहते हैं। नेक्स्ट है मिस यूनाइटेड नेशन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया? किंगस्टन जमैका में। और इसकी विजेता बनी है अमीषा चौधरी फरीदाबाद की। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया की अमीषा चौधरी फरीदाबाद की, इन्होंने जीता है मिस यूनाइटेड नेशन प्रतियोगिता, मिस यूनाइटेड नेशन, और ये किंगस्टन जमैका में हुई थी। नेक्स्ट है मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने मदर टेरेसा की साड़ी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है इसमें 22वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इस्तांबुल में, टर्की में। और इसकी थीम क्या थी? ब्रिजेस टू आवर एनर्जी फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट है। 22वां वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस ये कहाँ पे हुआ है? इस्तांबुल में हुआ है, टर्की में। थीम क्या थी? ब्रिजेस टू आवर एनर्जी फ्यूचर। नेक्स्ट है 2040 तक पूरी तरह से पेट्रोल और डीजल जो व्हीकल है उनकी बिक्री बंद कर देगा फ्रांस, क्योंकि अगर वहीं पे देखें तो स्वीडिश की कंपनी वॉल्वो, उसने ये बोला है कि 2019 से वो लोग सिर्फ हाइब्रिड कार बनाएंगे, इलेक्ट्रिक ये बनाएंगे व्हीकल्स। तो 2040 तक पेट्रोल और डीजल वाहनों की जो व्हीकल्स होते हैं उनकी बिक्री कौन बंद कर देगा? फ्रांस। नेक्स्ट है इसमें यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी सूची में शामिल कर लिया है जमात उल अहरार को। और ये पाकिस्तान तालिबान का एक संगठन है। पाकिस्तान तालिबान का ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जमात उल अहरार। अब इसको यूएनएससी ने आतंकी सूची में शामिल कर लिया है। किरिबाती का स्वतंत्रता दिवस 12 जुलाई, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर नेक्स्ट है इसमें फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, फेम्बोसा के जो प्रत्यायोजित अधिकारियों के लिए एक मतदाता शिक्षा ये पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कर, मतलब एक तरह से ये एक ट्रेनिंग दी गई है फेम्बोसा ने। और ये जो अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग है किसने आयोजन किया है? इसका भारत ने। कुल मिला के वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए किया गया है इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने, कि वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कई, जैसे नेपाल में भी अभी इलेक्शन हुए थे, वहाँ के भी लोगों को ट्रेन किया था कि कैसे इलेक्शन कराना है, क्या क्या प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसीलिए वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डेवलप मानते हैं। और इसीलिए जैसे हमारी जो ईवीएम्स हैं वो टेम्पर उनको नहीं किया जा सकता, अब तो प्रूव भी हो गया ये बात। नेक्स्ट है इसमें बुद्धि गंडाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है ये नेपाल में बनाया जा रहा है और ये चाइना के सहयोग से, और ये नेपाल का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ये आप याद रख सकते हैं। नेपाल ने और भी एक डील की है कि चाइना ने एक और डील की, वो नेपाल में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएगा। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे जो विस्तृत मस्तिष्क के आंतरिक तारों की स्कैनिंग करने वाली यूनिवर्सिटी कार्डिफ है, ब्रिटेन है ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें G20 जो अभी समिट हुआ था उसमें एफएसबी यानी कि फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी बोर्ड की भी रिपोर्ट जारी की गई थी और इसमें इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। भारत को उन देशों में ये के मध्य सूचीबद्ध किया गया जो प्राथमिकता जो क्षेत्र है वहाँ पे जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए वहाँ पे अनुपालन कर रहा है, बड़े पैमाने पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है देखिए ये लूला डी सिल्वा, ये ब्राजील के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा होगी। अभी तो ये बोला जा रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं ये अगले ब्राजील राष्ट्रपति के, अब तो 9.5 साल की सजा हो गई इनको। फिर चीन ने अफ्रीका में जिबूती करके कंट्री वहाँ पे अपना सैन्य ठिकाना स्थापित किया है। नेक्स्ट लड़कियों के स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी किसने प्रदान की? सऊदी अरब ने। इराक ने मोसुल पे इस्लामिक स्टेट से छुड़ा लिया, इसको विजय घोषित कर दी है। फिर ये सेम सेक्स मैरिज को फिर से कानूनी मान्यता दी गई, कहाँ पे? ये बहुत सारी न्यूज़ होती रहती हैं, ये मैं बताया भी था आपको। आप बताइए, पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री कौन थी जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया था लीगली, और अभी एशिया की कौन सी बनी है? नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन का यूरेनियम बैंक बनाया जाएगा कजाकिस्तान में। फिर ये कुछ संधियाँ हुई हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइबर सुरक्षा हुई है, स्वास्थ्य चिकित्सा हुई है, विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और इजराइल एरोस्पेस, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से। अमेरिका कतर के बीच में भारत इजराइल का व्यापार हो चुका है $4.3 बिलियन का। नियुक्ति भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ में नरेंद्र सिंह बन गए हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय में देवी प्रसाद दास बन गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के ये लिख चुके हैं ये। फिर अमेरिकी सीनेट में व्हाइट हाउस के नियामक मामले और सूचना कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियोमी राव बन गए हैं। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं है मेरे हिसाब से। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधी मामलों के नए सचिव है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पीकॉक नहीं है, ये पीकॉक है, मोर। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार है, PEACOCK। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये इन्वायरमेंट का ये प्राइज है, ये पर्यावरण नवाचार के लिए है ये। और ये किसको प्रदान किया गया है? IROF यानी कि भारतीय रेल संगठन को किया गया है इन्होंने, क्योंकि वैकल्पिक अल्टरनेटिव ईंधन का यूज़ किया। जो डेमू रेल्स होती हैं उसमें इन्होंने डीजल के स्थान पे CNG का इस्तेमाल किया, मतलब कि इमिशन कम हुए। तो इसीलिए विश्व भर में अगर आप देखें वर्ल्ड में सवारी रेलों में CNG का पहली बार इस्तेमाल किया है इन्होंने, इंडियन रेलवे संगठन ने, IROF ने। तो ये आप याद रख सकते हैं। और इनको इसीलिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये। तो 2017 का जो गोल्डन पीकॉक है, ये पीकॉक नहीं है, पीकॉक है, पीकॉक पुरस्कार ये मिला है ये भारतीय रेल संगठन को। नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड पब्लिक चॉइस, ये मिला है AR रहमान को। नेक्स्ट इसमें कुछ बुक्स हैं। डीप थिंकिंग किसने लिखी? गैरी कास्परोव ने, रशिया के शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रेसिडेंट्स लेडी ये लिखी है ये संगीता घोष ने, ये प्रणब मुखर्जी की जो वाइफ थी जिनकी डेथ हो चुकी उन पर लिखी गई है, संगीता घोष ने प्रेसिडेंट्स लेडी पे। फिर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द इम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स पे ऊपर एक बुक लिखी गई है, वो लिखी है डॉक्टर YP आनंद ने, जो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह उस पर। तो डॉक्टर YP आनंद ने लिखी है। और प्रेसिडेंट लेडी की लिखी है बुक संगीता घोष ने। डीप थिंकिंग लिखी गैरी कास्परोव ने। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टूरी मंगेश तेंदुलकर कार्टूनिस्ट थे, याद रख सकते हैं आप। लियू जियाबाओ चीन के 2010 के नोबेल प्राइज हैं। नेक्स्ट है इसमें सुमीता सान्याल, ये अभिनेत्री हैं, इनकी डेथ हो गई। नरेश चंद्रा ये अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत थे, इनकी भी डेथ हो गई। 11 जुलाई को देखिए, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं और इसकी थीम है फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन। एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन, एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन, ये है थीम। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है एम्पावरिंग पीपल डेवलपिंग नेशन। और ये देखिए आप याद रख सकते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं 11 जुलाई को। ये खेल प्रतियोगिता के देखिए फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप इंडिया में होगा, अक्टूबर में चालू होगा। 24 टीमें हैं इसमें, 24 को 6 ग्रुप में बांटा गया है, इंडिया A ग्रुप में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। जो ये पहला मैच होगा ये इंडिया अमेरिका के बीच में होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में। अंडर-19 फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट, ये इसका तीसरा चरण होगा नई दिल्ली में। टीम इंडिया के नए कोच रवि शास्त्री हैं। गेंदबाजी कोच जहीर खान बनाए गए हैं। भारतीय टीम के बल्लेबाजी सलाहकार राहुल द्रविड़ हैं। इंडिया A और अंडर-19 जो क्रिकेट टीम है उसमें 2 साल के लिए कोच बने रहेंगे राहुल द्रविड़। और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने IPL की जो टीम है उसके सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया, दिल्ली डेयरडेविल्स की। इंडिया ने वेस्ट इंडीज का जो दौरा किया था उसमें इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 3-1 से इंडिया ने हराया उनको वनडे में। T20 में उतार के आ गए। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज वनडे में बने थे अजिंक्य रहाणे। T20 में ये एबिस लुइस ने 125, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिम्बाब्वे श्रीलंका 1-2, ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं। जिम्बाब्वे ने हराया इनको 3-2 से। और इसमें मैथ्यूज ने, जो श्रीलंका के कप्तान है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए ये है कि एकमात्र टेस्ट मैच के लिए श्रीलंका का कप्तान नियुक्त किया गया दिनेश चंडीमाल को। नेक्स्ट है इसमें 8वां थिएटर ओलंपिक्स, ये मेजबानी करेगा भारत। तो 8वां थिएटर ओलंपिक्स 2018 होगा भारत में। भारत के 15 शहरों में खेला जाएगा और ये मुंबई में किया जाएगा। और ये कल्चरल मिनिस्ट्री करेगी। और इंडिया ये इम्पोर्टेंट है, महिला वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाली और विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई मिताली राज। जो इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली जो वुमेन क्रिकेटर है वो मिताली राज बन गई और इन्होंने 6000 रन भी क्रॉस कर लिए अभी। और मिताली ने रिकॉर्ड तोड़ा किसका? अभी शॉर्लेट एडवर्ड्स, जो कि इंग्लैंड की हैं। तो
पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किसी वुमेन क्रिकेटर ने रन बनाए वो मिताली राज बन गई हैं, और उन्होंने 6,000 भी बना लिए हैं। फिर ये शफीकुल्ला शफाक करके एक हैं, ये अफगानिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज। T20 में इन्होंने दोहरा शतक लगा दिया, 71 गेंदों पे 16 चौके और 21, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन T20 में पहला दोहरा शतक बनाने वाले ये बन गए हैं, और ये अफगानिस्तान के शफीकुल्ला शफाक। नेक्स्ट है इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड वेट खिताब कहाँ विजेता बना है जेफॉन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। साउथ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्क्वैश खिताब में विजेता बने हरिंदर पाल संधू भारत के। 22वीं जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी उसका ये इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर में हुई थी पहली बार, तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इंडिया में तीसरी बार हो रही थी, पहली बार दिल्ली में, फिर पुणे में, और तीसरी बार भुवनेश्वर में हुई कलिंगा स्टेडियम में। इसमें इंडिया टॉप पे रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया ने जीते कितने पदक, 29 पदक जीते हैं, 12 गोल्ड, 5 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज। चाइना नंबर 2 पे रहा है इसमें। तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में इंडिया नंबर 1 पे रहा, भुवनेश्वर में हुई थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर देश की पहली ये प्रोफेशनल टेबल टेनिस लीग प्रारंभ हुई है कहाँ पे, चेन्नई में, और ये करा रहा है कौन, अल्टीमेट टेबल टेनिस, और इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है इसके। और एक क्लब में 8 खिलाड़ी होंगे, 6 फ्रेंचाइजी क्लब हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, देश की पहली प्रोफेशनल टेबल टेनिस लीग ये प्रारंभ हुई है चेन्नई में। नेक्स्ट है इसमें विश्व इंडोर क्रिकेट महासंघ विश्व कप का आयोजन होगा दुबई में, और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो ECB है उसके खिलाफ साझेदारी में होगा ये। फिर भारत की इंडोर क्रिकेट टीम के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए संदीप पाटिल। फिर उत्तर प्रदेश विशेष है, लास्ट है ये, और इसमें अगर आप देखें यूपी स्पेशल न्यूज़ है, आम महोत्सव 2017 आयोजन किया जाएगा लखनऊ में, और इसमें जो अन्य स्टेट है जैसे उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, वहाँ की भी आम की प्रजातियाँ यहाँ पे शो की जाएंगी। तो आम महोत्सव होगा, यानी कि मैंगो फेस्टिवल 2017 कहाँ पे होगा, लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक योगी जी ने किया था एक एंटी रोमियो स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वैसे ही एक एंटी भूमाफिया पोर्टल किया है कि जो लोगों ने ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है अवैध, उनको छुड़ाने के लिए। लखनऊ, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, बाराबंकी जिले के ग्राम हुई से, कायमपुर से हुई है ये, और इसमें 10 लाभार्थियों की कंप्यूटराइज खतौनी वितरित भी की गई। फिर उत्तर प्रदेश ने पहला खेल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है, नया सवेरा एक योजना स्टार्ट की है उत्तर प्रदेश ने, और ये है श्रम विभाग ने की है उत्तर प्रदेश में। और इसमें जो श्रमिक बच्चे हैं, जो ये जितने भी लोग जो बच्चे हैं जो 14 साल से कम के हैं और वो काम कर रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए उनको ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको फिर ये एम्प्लॉयमेंट से मुक्त कराएंगे, और उनको फिर ये उनका ये एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो श्रमिक ये जो है मेन बात है, नया सवेरा किस लिए कि जो बच्चे हैं 14 साल से कम के, अगर वो किसी एम्प्लॉयमेंट में, तो उनको छुड़ाना हो। 11 जिलों में किया जाएगा, 600 ग्रामों में। कंगारू मदर केयर यूनिट ये लास्ट है इसकी। देखिए कंगारू मदर केयर यूनिट वैसे तो ये वर्ल्ड में बहुत फेमस ये टेक्निक है, ये यूपी में अभी 25 जिलों में चालू की गई है। मेन चीज़ उसमें ये होती है कि जो वुमेन होती है, जो माँ होती है, उसको भी बेयर बॉडी वो भी रहती है, और उसका जो बच्चा होता है जब पैदा होता है वो भी बेयर बॉडी रहता है, और दोनों स्किन टू स्किन टच होता है इसमें। मेन चीज़ होती है कि ये जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो अंडर वेट पैदा हो जाते हैं, तो उसमें उनके बॉडी को जो जो इनके बॉडी के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए कई बार इंक्यूबेटर में भी रखते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि इंक्यूबेटर में कुछ खतरा भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। तो ये जो कंगारू ये वाली जो टेक्निक है, ये कंगारू मदर केयर यूनिट, ये सबसे बेस्ट मानी गई है, और ये इसमें वर्ल्ड में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इसमें बोला जाता है कि ये थोड़े दिन तक करने से, बेयर बॉडी मदर और 2 चाइल्ड रखने से, ये बच्चे का वेट भी बढ़ जाता है और वो मतलब हेल्दी भी हो जाता है। तो ये कंगारू मदर केयर यूनिट ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य में मिशन द्वारा संचालित है, और इसमें 19 से 24 साल की जो बालिकाएं होंगी उनको आशिमा भी कहा जाता है, मतलब मदर की जगह भी इनको यूज़ किया जा सकता है ये। तो ये आप याद रख सकते हैं, लास्ट थी ये न्यूज़। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जुलाई की सेकेंड वीक की थी करंट अफेयर,